नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांचाल, आप लोगों की बायोलॉजी टीचर। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, प्लांट एनाटॉमी, यानी कि पादप शारीरिकी। अब ये पादप शारीरिकी क्या होता है या प्लांट एनाटॉमी क्या होता है? तो प्लांट एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो पादप होते हैं के आंतरिक भागों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? प्लांट एनाटॉमी कहलाता है। अब आंतरिक भाग के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? आंतरिक भाग के अंदर हमारे पाए जाते हैं उत्तक, कोशिकाएं पाई जाती है, और कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? कल उत्तक के बारे में पढ़ा था कि उत्तक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक होता है हमारा विभजोतक उत्तक और एक होता है स्थायी उत्तक। तो जो विभजोतक उत्तक होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक था हमारा स्थिति के आधार पर और एक था उत्पत्ति के आधार पर। अगर उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के उत्तक थे हमारे। एक तो था हमारा प्राक विभजोतक या फिर प्रारंभिक विभजोतक भी हम लोग उसको कह सकते हैं। उसके अलावा दूसरा था प्राथमिक विभजोतक, तीसरा था द्वितीयक विभजोतक। जो प्राक विभजोतक या पूर्व विभजोतक का एग्जाम्पल था हमारा प्रांकुर और मूलांकुर। प्राथमिक विभजोतक का एग्जाम्पल था शीर्षस्थ विभजोतक और अंतर्वेशी विभजोतक। और ये क्या काम कर रहा था? पादप की लंबाई को बढ़ाने का काम कर रहा था। उसके अलावा दूसरा था हमारा, तीसरा था द्वितीयक विभजोतक। इसका एग्जाम्पल था पार्श्वी उत्तक। इसके अलावा शीर्ष की स्थिति के आधार पर भी तीन प्रकार के विभजोतक थे, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वी। शीर्षस्थ टॉप पर पाया जाएगा, अंतर्वेशी जो शीर्षस्थ के छूटे हुए स्थान थे उनको हम लोग क्या कह रहे थे? अंतर्वेशी कह रहे थे। और पार्श्वी का मतलब जो पार्श्व में पाए जा रहे थे। शीर्षस्थ क्या कर रहा था? लंबाई को बढ़ाने का काम कर रहा था। अंतर्वेशी भी क्या कर रहा था? लंबाई को बढ़ाने का काम कर रहा था। और लास्ट वाला उत्तक था हमारा पार्श्वी, वो क्या कर रहा था? चौड़ाई को या मोटाई को बढ़ाने का काम कर रहा था। तो कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो भी मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभजोतक जो उत्तक था उसको पूरा पढ़ लिया था। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थायी उत्तक के बारे में। ठीक है, तो स्थायी उत्तक क्या होता है? स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू। अब ये जो स्थायी उत्तक होते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी। मान लीजिए ये हमारी कोशिकाओं का समूह है। ये चार कोशिकाएं हैं। अब ये जो चार कोशिकाएं हैं वो विभाजन करेगी और कितनी कोशिका बना लेगी? ये 8 कोशिका बना लेगी। अब ये वापस से विभाजन करेगी और कितनी कोशिका बना लेगी? 16 कोशिकाएं बना लेगी। तो ये चार कोशिकाओं से 8 कोशिका बन गई, 8 से कितनी बन गई? 16 बन गई। अब इसके अंदर से ये इतनी जो कोशिकाएं हैं ये क्या करेगी? स्थायी उत्तक का निर्माण करेगी, यानी कि स्थायी हो जाएगी। अब ये विभाजन नहीं करेगी, यानी कि स्थायी का मतलब क्या हो गया? इनके अंदर विभाजन नहीं होगा। तो विभाजन नहीं होने का मतलब क्या हो गया? कि सेल जो होगी विभाजित नहीं होगी, नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं करेगी। तो ये वाला जो उत्तक है, ये जो कोशिका है, ये विभाजन नहीं करेगी, तो इनको हम लोग क्या कह देंगे? स्थायी उत्तक कह देंगे। अभी जो बाकी बची हुई है इधर वाली, ये वापस से क्या करेगी? विभाजन करेगी और विभाजन करके वापस से कोशिकाओं का, नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। तो स्थायी उत्तक का मतलब क्या हो गया? ऐसे उत्तक जो कि विभाजन नहीं करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी उत्तक कहते हैं। तो स्थायी उत्तक का मतलब क्या हो गया? ये उत्तक ये उत्तक विभाजन नहीं करते हैं।
विभाजन नहीं करने का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ये वाले जो उत्तक है वो स्थायी हो जाते हैं और विभाजन की जो क्षमता होती है इनके अंदर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे स्थायी उत्तक होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो स्थायी उत्तक के भी दो प्रकार हम लोगों ने कल जब चार्ट बनाया था उसके अंदर देखा था। एक होता है सरल स्थायी उत्तक और दूसरा था जटिल स्थायी उत्तक। ऐसे उत्तक जो कि सरल प्रकार के या सिंपल कोशिकाओं से मिलकर बनेंगे उनको हम लोग क्या कह देंगे, सरल स्थायी उत्तक। और ऐसे उत्तक जो जटिल कोशिकाओं से मिलकर बनेंगे उन्हें हम लोग क्या कह देंगे, जटिल स्थायी उत्तक नाम दे देंगे। तो ये वाले जो उत्तक होते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसे स्थायी उत्तक जिनकी कोशिकाएं एक समान प्रकार के उत्तकों से मिलकर बनी होती है उन्हें हम लोग क्या कह देंगे, सरल स्थायी उत्तक कह देंगे। और ऐसे उत्तक जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या कह देंगे, जटिल स्थायी उत्तक कह देंगे। तो सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक के अंदर क्या अंतर हो गया, ऐसे उत्तक ऐसे उत्तक जो एक समान आकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और एक समान कार्य करते हैं। उत्तकों का मतलब ही क्या था, उत्तकों का मतलब क्या था, कोशिकाओं का वह समूह है जो एक समान कार्य करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो ये जो सरल स्थायी उत्तक होंगे वो कैसे होंगे, एक समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। दूसरा है हमारा जटिल उत्तक। तो जटिल उत्तक का मतलब क्या हो गया, ऐसे उत्तक जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे और एक समान काम करेंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे, जटिल स्थायी उत्तक कह देंगे। ऐसे उत्तक जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और एक समान कार्य करता है। काम तो एक ही होता है लेकिन ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनेंगे, यानी कि जो संरचना होगी वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है
लेकिन इनकी जो संरचना होती है, इनका आकार जो होता है वो एक समान होता है, ठीक है। तो सरल स्थायी का मतलब तो क्या है, एक समान आकार की कोशिकाओं से मिलकर बने उत्तक को क्या कह देंगे, सरल स्थायी उत्तक। और अलग अलग प्रकार की, अलग अलग आकार की कोशिकाओं से मिलकर बने उत्तक को हम लोग क्या कह देंगे, जटिल स्थायी उत्तक कह देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा सरल स्थायी उत्तक था, इसके भी 3 प्रकार थे। पहला था पेरेनकाइमा, जिसे हिंदी में कहा जाता है मृदु उत्तक। दूसरा था कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा को हिंदी में कहा जाता है स्थूल कोणात्मक। और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा को हिंदी में कहा जाता है दृढ़ोत्तक। तो जो सरल स्थायी उत्तक है वो 3 प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा यानी कि मृदु उत्तक, कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोणात्मक, और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ोत्तक। उसके अलावा जो जटिल स्थायी उत्तक था वो 2 प्रकार का था, एक तो था जाइलम और दूसरा था फ्लोयम। अब ये जो जाइलम है और ये जो फ्लोयम है, इनके भी 4-4 अवयव होते हैं, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम मृदु उत्तक, चौथा है जाइलम रेशे। उसके अलावा जो फ्लोयम है इसके भी 4 भाग है। पहला है चालनी कोशिका, दूसरा है सहचर कोशिका, तीसरा है फ्लोयम, मृदु उत्तक, चौथा है फ्लोयम रेशे। ठीक है, तो ये है हमारा स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक 2 प्रकार का था, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के 3 प्रकार है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा जो होते हैं वो जीवित उत्तक होते हैं। इसके अलावा जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो मृत उत्तक होता है। जटिल स्थायी उत्तक 2 प्रकार का, पहला जाइलम और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लोयम। जाइलम जो होता है वो 4 अवयव से मिलकर बना होता है, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम मृदु उत्तक और जाइलम रेशे। इसके अंदर से जो वाहिनिका, वाहिका और जाइलम रेशे हैं ये तीनों के तीनों मृत होंगे। केवल जो जाइलम मृदु उत्तक होता है वो क्या होता है, जीवित होता है, और सारे के सारे क्या होते हैं, मृत होते हैं। इनकी बात करें तो चालनी कोशिका, सहचर कोशिका, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, जीवित, और जाइलम जो रेशे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से मृत उत्तक होते हैं। तो ये हो गया इन सब का डिवाइडेशन। अब एक एक करके इन सबको पढ़ना है कि इनका जो काम क्या होता है, उसके अलावा इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरल स्थायी उत्तक के अंदर कौन सा उत्तक, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा यानी कि मृदु उत्तक। अभी ये जो पेरेनकाइमा उत्तक होता है ये पादपों के अंदर सबसे अधिक मिलने वाला जो उत्तक होता है वो कौन सा होता है, पेरेनकाइमा होता है। यानी कि अगर किसी प्लांट की बात करें
तो प्लांट के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिलेगा उत्तक, वो कौन सा उत्तक मिलेगा? पेरेनकाइमा वाला उत्तक मिलेगा। तो ये वाला जो उत्तक है यह पादपों में सबसे अधिक मिलने वाला उत्तक है। तो प्लांट के अंदर जो सबसे ज्यादा मिलेगा वो कौन सा उत्तक मिलेगा? तो वो मिलेगा अपना पेरेनकाइमा या मृदु उत्तक जो होता है वो सबसे ज्यादा प्लांट्स के अंदर मिलता है। उसके अलावा ये जो उत्तक होता है वो जीवित होता है कि मृत होता है? तो ये जो उत्तक होता है यह कोमल और जीवित उत्तक है। यानी कि इनकी जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होगी? कोमल होगी, सारी की सारी सॉफ्ट होगी। और किस प्रकार की होगी? मृत होगी या जीवित होगी? तो इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? जीवित होती है। तो कोशिकाएं जीवित होगी तो उत्तक भी क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से जीवित हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, यह सर्वव्यापी यह सर्वव्यापी उत्तक है। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? कि ऐसा उत्तक जो सभी पादपों के अंदर मिलता है। तो इस उत्तक को हम लोग क्या कह देंगे? सर्वव्यापी उत्तक कह देंगे। यह सभी पादपों में पाया जाता है। ठीक है, हमने बात की थी कि ये उत्तक जो होता है वो कैसा होता है? कोमल होता है। कोमल उत्तक होता है। तो कोमल उत्तक है तो ये कहां पर पाया जाएगा? पादप के कोमल भागों के अंदर पाया जाएगा। कोमल भागों में पाया जाता है। तो एक प्लांट के जो कोमल भाग क्या होते हैं? अगर हम लोग किसी प्लांट की बात करें, उसके अंदर जो सबसे कोमल या फिर सबसे सॉफ्ट जो पार्ट होता है वो क्या होती है? पर्ण होती है। तो पर्णों के अंदर जो होता है वो सबसे ज्यादा मिलता है। तो कौन सा उत्तक मिलता है? पेरेनकाइमा जो होता है वो मिलता है। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली होती है। कोशिका भित्ति पतली होती है। अब कोशिका भित्ति पतली होने का मतलब क्या हो गया? कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? कोशिका भित्ति किससे बनती है? सेल्यूलोज से बनती है। तो पतली होने का रीजन क्या हो गया? क्योंकि इसके अंदर जो सेलुलोज की मात्रा होती है वो क्या होती है? कम होती है। इसी वजह से इनकी जो कोशिका भित्ति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? पतली हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए तो इनके अंदर अंतरकोशिक स्थान अंतरकोशिक स्थान पाए जाते हैं। अब अंतरकोशिक स्थान क्या होते हैं? जब हम लोगों ने विभजोतक उत्तक देखा था
तब हम लोगों ने संरचना बनाई थी विभजोतक की, तो उसकी जो कोशिकाएं थी वो बहुत पास पास में थी, यानी कि कोशिकाओं के बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं था, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, अंतर कोशिक स्थान अनुपस्थित था। अब ये जो कोशिकाएं हैं, ये वाला जो पेरेनकाइमा ऊतक है, इनके अंदर अंतर कोशिक स्थान पाए जाते हैं, यानी कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, स्थान जो होता है वो उपस्थित होता है। इसी वजह से हम लोग क्या कह देते हैं कि इनके अंदर अंतर कोशिक स्थान उपस्थित होता है। तो ये किस प्रकार की हो गई, इस तरीके से। यानी कि इनके अंदर अंतर कोशिक स्थान जो होगा वो उपस्थित होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये कोशिकाएं समव्यासी होती है। समव्यासी का मतलब क्या हो गया, इनका जो आकार होगा वो एक समान का होगा। मान लीजिए अब इनका आकार कैसा कैसा हो सकता है, तो इनका जो आकार है वो गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, लंबाकार हो सकता है, या बहुकोणीय हो सकता है। अब समव्यासी का मतलब क्या हो गया, या तो पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, गोलाकार हो जाएगी, या फिर कैसी हो जाएगी, अंडाकार हो जाएगी, या फिर बहुकोणीय हो जाएगी। तो इनका जो आकार है वो गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, लंबाकार भी हो सकता है, और बहुकोणीय भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, इनके आकार हो सकते हैं, यानी कि समव्यापी होती है। उसके अलावा इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। क्यों होती है पतली, क्योंकि इनके अंदर सेलुलोज की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में, पेरेनकाइमा के बारे में। अब ये जो पेरेनकाइमा ऊतक है, इसके कुछ रूपांतरण होते हैं। रूपांतरण का मतलब हो गया, पेरेनकाइमा जो होता है वो अपने कार्य के अंदर कुछ चेंजेस कर लेता है, उसको हम लोग क्या कह देंगे, पेरेनकाइमा के रूपांतरण कह देंगे। तो ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। पेरेनकाइमा के रूपांतरण। तो पेरेनकाइमा के दो रूपांतरण हैं, और ये दोनों रूपांतरण याद रखने हैं। पहला होता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा का मतलब क्या हो जाता है, क्लोरेनकाइमा का मतलब है ऐसे पेरेनकाइमा जिनके अंदर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, और वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ऐसे ऊतक को हम लोग क्या कह देंगे, क्लोरेनकाइमा कह देते हैं। तो क्लोरेनकाइमा का मतलब क्या हो गया, ऐसे पेरेनकाइमा ऐसे पेरेनकाइमा जिनमें हरित लवक जिनमें हरित लवक उपस्थित होता है। अगर हरित लवक उपस्थित होगा यानी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा तो क्या कर सकेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकेंगे। और क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। तो अब ये जो पेरेनकाइमा है वो उपस्थित तो सारी जगह पर ही होगा, प्लांट के सारे भागों के अंदर ही होगा। लेकिन अगर ये जैसे कि ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट का मतलब हो गया कि पर्ण के अंदर उपस्थित है, पत्ती के अंदर उपस्थित है, तो इस प्रकार के पेरेनकाइमा को हम लोग क्या कह देंगे, क्लोरेनकाइमा नाम दे दिया जाता है।
और इन्हें क्लोरेन काइमा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर क्या उपस्थित होता है? हरित लवक उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। तो ऐसे उत्तक को हम लोग क्या कह देंगे? क्लोरेन काइमा कह दिया जाता है। इसके अलावा इनका दूसरा रूपांतरण होता है जिसे कहा जाता है एरेन काइमा। तो एरेन काइमा का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने प्लांट्स देखे होंगे, आप लोगों ने, ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं और जल के ऊपर तैरते रहते हैं। तो ये जल के ऊपर किस प्रकार से तैरते रहते हैं, ऐसा क्या पाया जाता है इनके अंदर? ऐसा तो है ही नहीं कि भाई इनकी जो रूट है वो नीचे जो तालाब है या फिर कोई भी नदी है उनके नीचे जाके इनकी जो जड़ें हैं वो रुकी हुई है। जड़ें भी क्या होती है? एकदम उसमें तैरती हुई रहती है। तो ये क्यों तैरती हुई रहती है? क्योंकि उनके अंदर पाया जाता है एरेन काइमा उत्तक पाया जाता है, जो क्या करते हैं? प्लांट को प्लावकता प्रदान करते हैं। प्लावकता का मतलब क्या हो गया कि जल के अंदर तैरने रहने की जो क्षमता होती है या ऊपर जो सतह होती है उसके ऊपर रहने की क्षमता प्रदान करने का काम कौन करेंगे? एरेन काइमा उत्तक जो होते हैं वही करते हैं। तो इनकी जो कोशिकाएं होती है इन पेरेन काइमा में इन पेरेन काइमा की इन पेरेन काइमा की कोशिकाओं में वायु भरी होती है। तो वायु भरी होगी, इसी वजह से ये क्या करते हैं? ये एक तरीके से पादप जो होते हैं वो सतह पर तैरते रहते हैं। इनके अंदर क्या होती है? वायु भरी हुई रहती है, जिससे क्या होता है? इनको, पादप को प्लावकता मिलती है। प्लावकता का मतलब क्या हो गया कि सतह पर तैरते रहने का जो काम करते हैं, यानी कि डूबते नहीं है नीचे की तरफ। तो ये दोनों रूपांतरण किसके हो गए? ये दोनों रूपांतरण हो गए पेरेन काइमा की। पहला रूपांतरण है क्लोरेन काइमा। हम लोगों ने जब उत्तक देखा था तो वहां पे था कोलेन काइमा था, और ये है क्लोरेन काइमा। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आधा क है और वो पूरा क था, तो नाम मत भूलना। ये था कोलेन काइमा और ये पेरेन काइमा का रूपांतरण है जिसे क्लोरेन काइमा कह रहे हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है नाम के अंदर, तो ये दोनों का अंतर भी याद रखना है। तो इनके रूपांतरण क्या क्या हो गए? एक तो हो गया क्लोरेन काइमा और दूसरा क्या हो जाएगा? एरेन काइमा जो हो जाएगा, इनका रूपांतरण हो जाएगा। अब इनके काम देखते हैं कि जो पेरेन काइमा जो उत्तक होता है उनके काम क्या होते हैं, यानी इनके कार्य क्या क्या होते हैं। इनका पहला काम होता है, एक तरीके से ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का काम कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण का कार्य। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादप क्या बनाते हैं? अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाना का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से भोजन को संग्रहित करने का काम भी कौन कर लेंगे? पेरेन काइमा ही कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे? खाद्य पदार्थों को संचित करते हैं। इसके अलावा क्या काम होता है इनका? पादप को तैरने में सहायक है, तो पादप को प्लावकता प्रदान करते हैं। तो ये सारे के सारे मेन काम है किसके? ये सारे के सारे मेन काम हो गए हमारे पेरेन काइमा उत्तक के। तो सबसे पहले पेरेन काइमा के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? पेरेन काइमा जो होता है
सभी पादपों में सबसे ज्यादा जो मिलने वाला उत्तक होता है वो कौन सा होता है? पेरेनकाइमा होता है। उसके अलावा यह कोमल और जीवित उत्तक है, यानी कि इसकी जो कोशिकाएं होगी वो जीवित होगी, मृत नहीं होगी, ठीक है, यानी कि इसके अंदर केंद्रक वगैरह उपस्थित होगा, यानी जीवित कोशिकाएं होती है या जीवित उत्तक होता है। उसके अलावा ये सर्वव्यापी उत्तक होता है। सर्वव्यापी का मतलब हो गया कि सभी पादपों के अंदर ये उत्तक जो होता है वो पाया जाता है, तो इस वजह से इसे क्या कह देते हैं? सर्वव्यापी उत्तक कह देते हैं। उसके अलावा इनको हम लोगों ने कोमल भागों के अंदर, कोमल उत्तक है तो कोमल भागों के अंदर पाया जाता है, और कोमल भाग क्या हो सकते हैं? किसी भी पादप के जो पर्ण होती है वो सबसे क्या होती है? कोमल भाग होता है, ठीक है, तो पानी के अंदर पाया जाएगा। उसके अलावा इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? पतली होती है, और पतली होने का कारण क्या हो गया? क्योंकि इनके अंदर जो सेलुलोज की मात्रा होती है वो क्या होती है? कम होती है, इसी वजह से कोशिका भित्ति भी क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इनके अंदर अंतर कोशिक स्थान पाए जाते हैं, यानी कोशिकाओं के बीच में ये जो स्थान है इनको हम लोग क्या कह देंगे? अंतर कोशिक स्थान कह देंगे। इसके अलावा ये समव्यासी होती है। समव्यासी का मतलब क्या हो गया? समान व्यास की हो सकती है, यानी कि जैसे कि गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, लंबाकार हो सकती है, या बहुकोणीय हो सकती है। उसके अलावा रूपांतरण देखिए, एक था पेरेनकाइमा और दूसरा क्या था? पेरेनकाइमा और एरेनकाइमा, इनके दो रूपांतरण थे। उसके अलावा इनके जो काम क्या हो जाएंगे? प्रकाश संश्लेषण का काम करेगी, उसके अलावा पदार्थों को संचित करने का काम, और किसी भी पादप को प्लावकता प्रदान करने का काम भी कौन करेगी? पेरेनकाइमा ही उत्तक करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई पेरेनकाइमा के बारे में। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा उत्तक है हमारा कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा को हिंदी में कहा जाता है स्थूल स्थूल कोणात्मक उत्तक, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम लोग कोलेनकाइमा की बात करें तो ये जो कोलेनकाइमा होते हैं ये भी क्या होते हैं? जीवित उत्तक ही होता है। जीवित उत्तक होता है। अब जो ये कोलेनकाइमा होता है वो होता सेम टू सेम किसकी तरह? पेरेनकाइमा की तरह ही होता है, लेकिन इनकी जो कोशिकाएं होती है वो इससे थोड़ी सी बड़ी होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो पेरेनकाइमा से पेरेनकाइमा से थोड़ी बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है। तो बड़ी होने का मतलब क्या हो गया? ये भी क्या हो जाएगी? समव्यासी हो जाएगी। समव्यासी होती है तो ये भी कैसी हो सकती है? गोलाकार, इसके अलावा अंडाकार, लंबाकार और बहुकोणीय। ठीक है, लेकिन जो पेरेनकाइमा थे उनसे आकार में क्या होगी? थोड़ी बड़ी होगी ये सारी की सारी कोशिकाएं। इनके जो उत्तक होंगे वो क्या होंगे? बड़े होंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए इनका जो मेन जो इनमें डिफरेंस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इनकी जो कोशिकाओं के कोने होते हैं वो मोटे होते हैं।
इनकी कोशिकाओं के कोने जो होते हैं वो मोटे होते हैं। मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का जमा हो जाता है। तो इनकी जो कोशिकाएं होंगी वो कैसे हो जाएगी? मान लीजिए ये एक कोशिका है और कोशिका के बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज की बनी होती है। लेकिन इनके जो कोने होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े मोटे होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज जो होंगे वो ज़्यादा जम जाते हैं, इस वजह से इनके कोने क्या हो जाते हैं? थोड़े मोटे होते हैं। और यही इनका क्या होता है? मेन जो होता है वो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या जम जाएगा? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की जो मात्रा होती है वो कहाँ पर ज़्यादा होती है? इनके कोनों पर जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। इसके अलावा इनका जो आकार था वही क्या था? इनका आकार, इनका आकार भी वही गोलाकार, अंडाकार और बहुकोणीय इनका आकार हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, कुछ जो कोलेन कायमा होते हैं उनके अंदर हरित लवक भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा किसके अंदर मिल रहा था? ज्यादातर हमारे पेरेन कायमा के अंदर मिल रहा था। तो कुछ कोलेन कायमा में हरित लवक मिल सकता है, लेकिन मोस्टली के अंदर नहीं मिलता है। कुछ के अंदर ही क्या मिलता है? हरित लवक जो होता है वो मिलता है। उसके अलावा अगर इनकी बात करें कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं इनकी उपस्थिति जो होती है कोलेन कायमा की, ये होती है द्विबीजपत्री तनों के अंदर और पर्णवृंत पर। पर्णवृंत किसे कहते हैं? ये लीफ है जिस आधार से जुड़ी हुई रहती है, इसे तो क्या कहते हैं? पर्णाधार। और इसको क्या कहा जाता है? पर्णवृंत। ये क्या होता है? पर्ण फलक। तो ये कहाँ पर मिलेगी? एक तो द्विबीजपत्री तनों के अंदर ये उत्तक मिलता है, और कहाँ पर मिलता है? पर्णवृंत के अंदर जो होता है ये वाला उत्तक मिलता है। इसके अलावा इनका जो काम हो जाएगा, इनका काम क्या हो जाता है? वही एक तो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का, दूसरा काम हो जाएगा शिशु तने में शिशु पौधे के तनों व पर्णवृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। यांत्रिक सहारा प्रदान करने का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से जो प्लांट है उसका जो तना है उसको खड़ा रखने का काम, उसको सपोर्ट करने का, मैकेनिकल सपोर्ट करने का जो काम करता है वो कौन सा उत्तक करता है? वो करता है कोलेन कायमा। उसके अलावा जो पत्ती होती है
इसका जो पर्णवृंत होता है, अभी जो पर्णवृंत एकदम पतला सा होता है, पतला और लंबा होता है, कोमल होता है ये भी, लेकिन इसको यांत्रिक सारा मतलब हवा में हिलने डुलने इन सबसे टूटने से बचाने के लिए कौन सा उत्तक काम में आता है, तो वो आता है हमारा कोलेन कायमा। तो इनके अंदर जो होता है वो सबसे ज्यादा मिलता है पर्णवृंत के अंदर। तो ये हो गया हमारा कोलेन कायमा भी कंप्लीट। कोलेन कायमा के अंदर सिर्फ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखनी है कि ये जीवित उत्तक होता है, पहली चीज तो जीवित उत्तक होता है। और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि इनके जो कोने होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। और क्या जमा हुआ रहता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज जो होता है वो जमा हुआ रहता है। इसके अलावा तीसरी चीज याद रखनी है इसके अंदर कि कहाँ पर उपस्थित होता है, द्विबीजपत्री तनों के अंदर और पर्णवृंत के अंदर उपस्थित होता है। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि ये किनको सहारा प्रदान करने का काम करता है, तो द्विबीजपत्री तने और पर्णवृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है। तो कोलेन कायमा के अंदर सिर्फ इतनी ही चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट उत्तक आता है हमारा स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दृढ़ोत्तक, यानी कि ऐसा उत्तक जो सबसे ज्यादा दृढ़ होता है वही क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन कायमा हो जाएगा। तो ये वाला जो उत्तक होता है ये कैसा होता है, मृत उत्तक होता है। यह मृत उत्तक होता है। ठीक है, वो दोनों कैसे थे, वो दोनों के दोनों जीवित उत्तक थे। लेकिन जो स्क्लेरेन कायमा होता है वो कैसा उत्तक होता है, ये होता है हमारा मृत उत्तक होता है। इसके अलावा बात की जाए तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। और मोटी क्यों होगी कोशिका भित्ति, क्योंकि किसका जमा हो जाता है ज्यादा, सेलुलोज का। उसके अलावा हेमी सेलुलोज, पैक्टीन और लिग्निन। जब हम लोगों ने पेरेन कायमा देखा था तो पेरेन कायमा के अंदर क्या था, सेलुलोज का जमा हो रहा था। जब कोलेन कायमा देखा था तब सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टीन का जमा हो रहा था। अब स्क्लेरेन कायमा देखा है तो स्क्लेरेन कायमा के अंदर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टीन और लिग्निन चारों का जमा हो जाता है। और लिग्निन जो होता है उसके जमने के कारण ही उसका जो जमाव ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से ये उत्तक कैसा होता है, मृत उत्तक होता है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, मृत उत्तक या लिग्निफाइड उत्तक भी इसे कहा जाता है। तो लिग्निफाइड का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या होता है, एक तरीके से लिग्निन जमा हो जाता है, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, लिग्निफाइड उत्तक भी कहा जाता है। इसे लिग्निफाइड उत्तक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें
लिग्निन का जमाव हो जाता है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, लिग्निफाइड उत्तक कहा जाता है। और लिग्निन के जमा होने के कारण ही ये क्या होता है, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। तो लिग्निन के जमाव के कारण लिग्निन के जमाव के कारण इनकी कोशिकाएं मृत हो जाती है। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर क्या हो गया, सबसे पहली बात तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, मृत उत्तक होते हैं। मृत का मतलब क्या हो गया कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और जो मेन रूप से क्या होता है, लिग्निन का जमाव हो जाता है। और ये लिग्निन के जमाव होने के कारण इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसे हो जाती है, मृत हो जाती है। ठीक है, अब अगर स्क्लेरेनकाइमा के काम देखें, इनका कार्य क्या हो जाएगा, इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है यांत्रिक सहारा प्रदान करना। जब हम लोगों ने कोलेनकाइमा देखा था तो कोलेनकाइमा का काम भी क्या था, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। लेकिन किसको यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहा था, वो द्विबीजपत्री तनों को और पर्णवृंत को जो तो यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहा था। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो पूरे पादप को ही यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यांत्रिक सहारा प्रदान करने का मतलब हो गया कि किसी भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ताकि जो प्लांट है वो टिका रहे। इसी वजह से ये जो होता है इसका मेन काम हो जाता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिग्निन की उपस्थिति। तो ये याद रखना है, इसके अंदर किसका जमाव हो जाता है, लिग्निन का जमाव हो जाता है। तो आज हम लोगों ने तीनों के तीनों उत्तकों के बारे में डिस्कस कर लिया। स्क्लेरेनकाइमा, इससे पहले कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा के अंदर क्या हो रहा था, इनके जो कोने थे वो मोटे हो रहे थे। और जो पेरेनकाइमा थे, पेरेनकाइमा के अंदर क्या हो रहा था, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो थोड़ी पतली होती है। उसके अलावा इनके जो दोनों के दोनों रूपांतरण याद रखने, एक तो रूपांतरण था एरेनकाइमा। एरेनकाइमा का मतलब क्या हो गया, जो प्लांट होते हैं उनको पानी के अंदर तैरने के लिए कौन से उत्तक काम में आ जाएंगे, एरेनकाइमा, क्योंकि इनके अंदर क्या भरी हुई रहती है, एयर भरी हुई रहती है। इसी वजह से किसी भी प्लांट को ये प्लावकता प्रदान करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो उत्तक है हमारा, सरल उत्तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जटिल स्थायी उत्तक के बारे में देखेंगे। और जटिल स्थायी उत्तक कौन कौन से थे, फ्लोएम और जाइलम। अरे जरा